हेलो स्टूडेंट, वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार जीआरएस कंपटीशन क्लासेस में। लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए आरडब्ल्यूए की एसएससी जीडी की बुक जिसका नाम है गागर में सागर। इसका 7वां चैप्टर बच्चे परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 पे की गई गणना। अब इस चैप्टर से बच्चे आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी 4 नंबर आपके पक्के हैं। 4 नंबर आपके पक्के हैं इस क्वेश्चन से। और इसे बच्चे मैथ की बैकबोन कहा जाता है। ये चैप्टर अगर आपने कर लिया ना तो आपको कम से कम 5 से 6 चैप्टर आपके तैयार हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। 5 से 6 चैप्टर, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, उसमें टोटल CISI हो गया। इन सारे चैप्टर्स में बच्चे बहुत बड़ा रोल है किसका? परसेंटेज का, क्योंकि सब में परसेंटेज निकालना होता है। तो बच्चे ये मैथ की बैकबोन है, मैथ की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इसको। तो इस चैप्टर को आप बहुत ही मन से पढ़िएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बिल्कुल आप लोग जो है लापरवाही नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन पहला ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या कहता है देख लेते हैं बच्चे। ठीक है, देखिए कहता है 30 क्विंटल 2 मैट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? बच्चे जिसके साथ का लगा हो ना वो बटे के नीचे हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, 30 क्विंटल ऊपर लिख लेना है। 30 क्विंटल क्या करना है? 30 क्विंटल, और बटे में क्या कर लेना है? 2 मैट्रिक टन। 2 मैट्रिक टन बस, और इंटू में कर लेना है 100, क्योंकि परसेंट बनाना है। अब देखिए 30 क्विंटल, 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, तो 30 क्विंटल में 30 गुणे 100 होगा। कोई दिक्कत? और बटे में बच्चे 1 मैट्रिक टन में 1000 किलो होता है, तो 2 मैट्रिक टन में 2000 किलो हो जाएगा। यहाँ पे 2000 लिख लो और इंटू में कर लो लाला 100। कोई दिक्कत? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ऊपर बचा 300, नीचे बचा 2। तो 300 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 150। 150% आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दो कोई दिक्कत परेशानी इस सवाल में? ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, कहता है एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3930 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? बच्चे 50% का फ्रैक्शन मान क्या है? 50% इज टू क्या है? तो 1/2 होता है। यानी मूल संख्या 2 थी, मूल संख्या 2 थी, लेकिन हो कितनी गई? 1 बढ़ के, 1 बढ़ के हो कितनी गई? 3 हो गई। हमारे अकॉर्डिंग 3 हो गई, लेकिन क्वेश्चन में कितना कहा? क्वेश्चन में कहा है 3930 हो गई। तो 3 का मान इतना है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 3 से काट दो, 13 तिया 39, 10। यानी 1 यूनिट का मान 1310 है। तो इसने हमसे पूछा किसका है? 2 यूनिट। हमारी मूल संख्या 2 यूनिट थी, तो 2 यूनिट का मान इसका डबल होगा। 1310 का डबल कितना? 2620 होगा। और यही आपके सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। बहुत ही प्यारा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा अगला सवाल, क्या कहता है? यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान कितना है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बच्चे R1 है और एक R2 है, बात को समझिएगा। कह रहा है कि जो R1 है दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। अगर मैंने R2 को 100% मान लिया, तो यानी ये R1 इससे 13 कम होगा। तो कितना हो जाएगा? 100 में से 13 घटाओगे, ये 87% हो जाएगा। यही तो सवाल ने कहा है। R2 है ना, ये 5600 से 50% अधिक है। तो 5600 का 50% कितना होगा? कभी भी किसी वैल्यू का 50% निकालना हो तो उस वैल्यू को आधा कर देना। तो 5600 का 50% 2800 हो जाएगा। 5600 में 50% और जुड़ जाएगा, 56 और 50 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8400 है। R2 कितना है? 8400 है। हमारे अकॉर्डिंग कितना था? 100 था। तो 100 का मान 8400 कितना गुना है? तो आप कहेंगे सर 84 गुना है। अगर ये 84 गुना है तो R1 भी तो 84 गुना होगा।
ये भी तो 84 गुना होगा, तो इसमें 84 का गुणा कर लो। अब एक बच्चा गुणा करने बैठ जाएगा, मैं गुणा नहीं करूंगा। मुझे पता चल गया कि 7 का 4 में गुणा होगा तो यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, और यूनिट डिजिट पे 8 केवल बी ऑप्शन में है, तो आपका कितना हो जाएगा, 7308 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। कर लोगे ना, प्यारा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 बच्चे कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी की जाती है और हर में 15% की वृद्धि की जाती है, तो नए भिन्न का मान 2/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। अब ऐसे सवाल जीडी में भर भर के पूछे जाते हैं, फ्रैक्शन वाले, आप देख लेना पेपर उठा के। तो यहां से देखिए, भिन्न अपने आप में 100/100 रही होगी, 100/100 रही होगी भिन्न अपने आप में। अब बच्चे होता क्या है, 10% अंश में कमी हो गई, तो 100 में से 10 घटा लिया यहाँ पे, और नीचे क्या हुआ, 15% वृद्धि हो गई, तो 15 जोड़ लिया। तो भिन्न बनी कितनी यहाँ पे, ये 90 हो गई ऊपर, और ये बच्चे कितनी हो गई, 115 हो गई। बता दो जल्दी, हो गई ना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये हुई, लेकिन सवाल में कितनी हो गई, तो सवाल में हो गई 2/5, तो मैं इसको 2/5 के इक्वल रख लूंगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब देखो ध्यान से, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 115 दूनी कितना होता है, 230 होता है, और बटे में 9 पंजे 45 हो गया, 450 हो गया। अब जीरो से जीरो कट गया, तो आपकी भिन्न क्या बच गई, आपकी भिन्न 23/45 बच गई। ए ऑप्शन आपका प्रश्न का जवाब हो गया। कोई दिक्कत, बता दो जल्दी से। अगला प्रश्न देखो, सवाल नंबर 5 क्या कहता है। वीडियो को लाइक कर दिया करो, कम से कम आपका इतना दायित्व है कि अगर सर पढ़ा रहे हैं तो सर को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ हम दे नहीं पाते, तो कम से कम लाइक कर दिया करें। देखिए, पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई, प्रति लीटर 50% की वृद्धि, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो, कि खर्च पर केवल 14% की वृद्धि हो। मेरे लाल ध्यान से समझो, मान लेते हैं तेल का दाम पहले 100% था, 100% में अब 50 की वृद्धि हो गई, तो तेल का दाम हो कितना गया, 150 हो गया। ठीक है, यानी आपके जेब में 100 रुपए हैं, लेकिन अब तेल का दाम 150 हो गया, यानी 50% बढ़ गया। लेकिन आप खर्च कितना करना चाहते हो, आप खर्च कह रहे हो कि मैं केवल 14 बढ़ाऊंगा, मैं 50 नहीं बढ़ाऊंगा, केवल 14 बढ़ाऊंगा, यानी आप 114 रुपए ही खर्च करना चाहते हो इस पर। तो बच्चे, खर्च में कितनी कमी कर दी जाए कि 14% हो, तो बच्चे 150 में कितना कम करोगे कि 14 हो, तो आप कहोगे 36 कम करेंगे। कितना कम करेंगे, 36। किसको, 150 को, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। ये देखो, 25 छिंग 150, 25 चौका 100, 6 से ये काटोगे 6 बार में, और 6 गुड़े 4 कितना होता है लाला, 24%। 24% कहाँ है, ए ऑप्शन। कर लोगे, प्यारा सवाल था ना। अगला सवाल देखो, यदि मूल्य में 24% की कमी कर दी जाती है, तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे, खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। इसका मतलब ये है कि कोई चीज 100 की रही होगी, अब इसके मूल्य में 24 की कमी होगी, मतलब ये 76 हो गई। 100 से बच्चे कितनी हो गई घट के, 76 हो गई। ये मूल्य की बात है, यानी पी फॉर प्राइस। तो कंजप्शन इसका उल्टा होगा, तभी कोई खर्चा नहीं बढ़ेगा फालतू। तो बच्चे कंजप्शन क्या होगा, 76 से 100 करना पड़ेगा। कंजप्शन जो है भाई, जब 100 की आती थी चीज तो आप 76 खरीद रहे थे, लेकिन जब 76 की आने लगी तो आप 100 खरीदने लग जाओगे उतने ही पैसे में। अब बात को समझना, तो कंजप्शन कितना बढ़ गया यहाँ पे, 76 पहले खरीदा करते थे, अब 100 खरीदने लग गए, तो बच्चे यहाँ पे 24 बढ़ गया, किस पे, 76 पे। नीचे 76 और इंटू में कर दोगे लाला 100। ठीक है, यहां से देखो, यहां से आप काटोगे किससे, 4 से 19 बार, 4 से 25 बार। अब 25 गुड़े 24 करोगे, 25 का वर्गमूल 625 होता है, उसमें 25 कम होगा, तो ये बच्चे 600 आ जाएगा, और बटे में 19 आ जाएगा। इसी को काट लो, 19 तिया 57,
बचा कितना 3 30 हो गया, 19 से कम 19 और 31 से केवल एक ही ऑप्शन है तो 31.5। कौन सा बच्चे आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 7 क्या कहता है दोस्त? दो संख्याएं m और n इस प्रकार हैं कि m का 4% और n का 60% का योग जो है वो m के 7% और n के 14% के योग के आधे के बराबर है। तो m रेशियो n का मान, बच्चे कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना। m का 4% कहा है तो m का 4%, ठीक है। और n का, और लगाया, और का मतलब प्लस, n का 6%, n का 6%, ठीक है। ये वैल्यू बच्चे बराबर है किसके? m के 7%, m के 7% और प्लस n के 14%, n के 14% के आधे के बराबर है। मतलब ये वैल्यू इसके आधे के बराबर है तो ये चीज डबल हो जाएगी, ये चीज डबल हो जाएगी बच्चे। इसको मैं डबल कर दूंगा अगर ये इसका आधा है तो। अब कुछ नहीं करना है, गुणा कर लो भैया। देखो परसेंटेज हर जगह से कट जाएगा, परसेंटेज कोई खेल नहीं बचा यहाँ पे, आप कहोगे बिल्कुल। अब देखो 2m इंटू ये 4m है और ये 6n है तो 2 चौक 8m हो जाएगा यहाँ, और प्लस में 2 छिंग 12n हो जाएगा, बराबर 7m है, 7m लिख लिया, और प्लस में कितना है 14n है, 14n लिख लिया। अब देखो ये 12n है, इधर जाएगा तो यहां से 2n बचेगा, और यहाँ 7 अगर इधर आ जाएगा, 7m है तो यहां से 1m बचेगा। कितना बचेगा? 1m बचेगा। तो m का मान 2 आ गया और n का मान 1 आ गया। n का मान बच्चे 1 आ गया। अब दोनों की वैल्यू निकल गई m, तो इसने m रेशियो n पूछा है तो m का मान कितना था? 2 था, और n का मान कितना था? 1 था। तो बच्चे 2 रेशियो 1 कहां पर है? डी ऑप्शन में। कर लोगे ना? अगला सवाल देखो, x की आय y की आय से 20% कम है और z की आय y और x की संयुक्त आय से 35% कम है, तो z की आय x की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बच्चे एक चीज बताओ, यहाँ 3 लोग हैं, यहाँ 3 लोग हैं, कौन कौन? तो आप कहोगे एक x है, दूसरा y है, तीसरा z है, 3 ही बंदे हैं टोटल। अब ध्यान से समझो, कह रहा है कि x की आय y की आय से 20% कम है। अगर y को मैंने 100 मान लिया मेरे दोस्त, तो x इससे 20 कम है, मतलब ये कितना है? 80 है। ये कितना है? 80 है। अब अगली लाइन में ये भी बोला है इन्होंने कि z की आय जो है वो x प्लस y की आय से 35% कम है, तो x प्लस y की आय कितनी हो गई? 180 हो गई। अब 180 का 35% कितना होता है? तो आप कहेंगे 35 कम है, मतलब इसका ये 65% है। जेड जो है इन 100 में से 35 घटा लेंगे तो इसका 65% है। अब देखो 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 13 बार, 2 से काटोगे 9 बार, और 13 9 कितना होता है? 117। मतलब जेड कितना है? वो 117 है। ये चीज समझ गए आप? अब इन्होंने पूछा कि एक्स जेड की आय एक्स की आय से कितनी अधिक है, तो हमारे अनुसार जेड कितना है? 117, और एक्स कितना है? 80। तो बच्चे ये कितना इससे अधिक है जेड? तो आप कहोगे 20 इधर और 17 उधर, 37 अधिक है किससे? 80 से। और परसेंट बनाना है तो 100 से गुणा। 0 से 0 चला गया। देखो 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 5 बार। अब 37 पंजे कितना होता है? 37 पंजे होता है, देखो 35 पंजे 175, तो 37 पंजे कितना हो जाएगा? 185। 185 बटे क्या आ गया? 4 आ गया। इसको काटोगे तो 4 चौक 16, बचा कितना? 2 25, 4 6 24। अब 46 से कौन सा ऑप्शन है? केवल एक ही ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 9
क्या कहता है दोस्त? कह रहा 90 में से k% घटाने पर वही परिणाम मिलता है जो 60 में k% जोड़ने पर मिलता है। तो 120 का k% और 150 के k+20% का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, 90 में से 90 का k% घटाना है, याद रखिएगा 90 में से 90 का k% घटाना है। ये यहाँ पे ये k है, k%, ठीक है। वही परिणाम मिलता है, मतलब बराबर रखेंगे किसको, जो 60 में से 60% जोड़ने में होता है। 60 में 60 का k% जोड़ने में होता है, ठीक है। 60 का k% जोड़ने में मिलता है, बस इसी को हल कर लो। यही तो इन्होंने कहा है। अब देखिए ये इधर 90 है और इधर ये 60 है, इधर आएगा तो ये घट जाएगा, ये 30 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा बच्चे, यहां से देखिए 90 का k% और इधर 60 का k% दोनों जुड़ जाएगा, तो 90 और 60 150 का k% हो जाएगा। 150 का k और बटे में आ जाएगा 100% हटेगा। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 आकर के यहाँ पर गुणा कर लेगा तो ये 300 हो जाएगा। 15 से इसको काटोगे 2 बार में और 10 आकर के गुणा कर लेगा, तो k बराबर लाला कितना आ गया, 20 आ गया। अगर k बराबर 20 आ गया तो अब आप इसी इक्वेशन पे रख दो 120 का k% मतलब 120 का k मतलब 20%, कितना होगा, ये होगा। यानी 2 जीरो से ये कट गया, 2 जीरो, ये होगा 24। 120 का k% कितना आ गया, 24 आ गया। अब आगे पूछा है 150 का k+20%, और k का मान अगर 20 है तो 20 20 40%। अब 150 का 40% कितना होगा, 150 का 40% वैसे 15 चौका 60 होगा, लेकिन आपको फिर भी बता दे रहा हूं कितना आ गया दोस्त, 60 आ गया। यानी पूछा है कि ये जो 24 है वो 60 का कितने प्रतिशत है, तो जिसके पास का लगा हो उसे बटे के नीचे रखना। तो बच्चे ये 24 है और 60 का पूछा है तो 60 नीचे, और प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 चौका 24 हो गया और 4 दहा में 40 हो गया। कितने प्रतिशत है, 40% है। कहां पर है, ये ऑप्शन। कर लोगे ना, प्यारा सवाल था। अगला देखो सवाल, सवाल नंबर 10 मेरे दोस्त। कह रहा है कि एक संख्या में 18% की कमी कर दी जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी कर दी जाती है, तो संख्या में होने वाली कुल कमी का प्रतिशत कितना है। बच्चे कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिए। 18% का मतलब क्या होता है, 18% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 18/100 यानी 9/50 होता है। कितना होता है, 9/50। दूसरी वैल्यू क्या है, 50%। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 1/2 होता है। अब देखिए ध्यान से, इन्होंने कहा पहले क्या किया जाता है, कमी, मतलब मूल संख्या 50 रही होगी, उसमें 9 की कमी कर दी गई, तो उसको कितना कर दिया गया, 41 कर दिया गया। फिर से क्या है, 50% की क्या हो गई, कमी हो गई, मतलब यहाँ पे 2 रही होगी, 2 में 1 की कमी करके 1 कर दिया गया। बस अब इसी को हल कर लो, देखो ध्यान से। 50 दूनी 100, यहाँ पर 100 रही होगी और यहाँ पे 41 हो गई। 100 की चीज 41 हो गई, कितना कम हो गई, आप कहोगे 59 कम हो गई, और 59% ही आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि 100 पे कभी भी परसेंट नहीं निकाला करते, 100 अपने आप में परसेंट है बच्चे, इसलिए 100 से 41 हुआ, कितने की कमी, 59 की। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न देखो भैया, प्रश्न संख्या 11 है। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी कर दी जाती है, फिर से 20% की वृद्धि, तो कुल परिवर्तन क्या है। बच्चे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल में देखिए 10% का मतलब 10% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/10 होता है, और 20% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/5 होता है। यानी अगर संख्या 10 थी तो 1 की वृद्धि करके इसको 11 कर दिया गया, फिर से 10 की कमी, यानी संख्या अगर 10 थी तो 1 की कमी करके 9 कर दिया गया, फिर 20% की वृद्धि, संख्या अगर 5 थी तो 1 की वृद्धि करके 6 कर दिया गया। बस इसी को काटा पीटी कर लो, ध्यान से देखो।
10 दहा में 100 पंजे 500, मतलब ये इसका गुणनफल 500 आ गया। 11 नवा 99, 99 गुणे 6 कर लो। देखो 100 छिंग 600 होता है, 600 में से 6 कम हो जाएगा तो ये 594 हो जाएगा। यानी दोस्त 500 से 594 हो गई संख्या। कितने की वृद्धि हो गई? 94 की। किस पे? 500 पे। और परसेंट बनाना है तो 100 से। भैया 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 से काटोगे इसको, देखो 5 एकम 5 बचा 4, 14 हो गया, 44 हो गया, 5 और 8 40, 18 से आएगा आंसर। और 18 से केवल एक ही ऑप्शन है, सी। तो 18.8% क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है दोस्त? 10% लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय गलती से 10.2 सेंटीमीटर नाप लिया गया। इसका मतलब जिसको 10 मापना चाहिए था उसको 10.2 माप लिया गया। इसका मतलब 0.2 का एरर है। 0.2 ज्यादा माप लिया गया, किसमें? 10 सेंटीमीटर में इंटू 100। बस यही तो करना था। अब देखिए ये 1 दशमलव से ये हट जाएगा और 2 से काटोगे इसको 5 बार, 5 से इसको काटोगे 2 बार, यानी टोटल गणना में 2% की त्रुटि है। और वही आपको बताना था, वही आपको बताना था। अगला सवाल देखो मेरे दोस्त, सवाल नंबर 13 क्या कहता है? नमक की कीमत 15% की कमी करने पर एक व्यक्ति 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम है। तो भैया नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी है? बहुत प्यारा सवाल है। अब 15% का फ्रैक्शन मान दोस्त क्या होता है? 15% बोले तो 3/20 होता है। इसका मतलब ये कि पहले नमक की कीमत 20 रुपए थी, अब 3 घट गई है, तो कितनी हो गई होगी? 17 हो गई होगी। आप सबको पता है जब प्राइस आपका 20 से 17 होता है तो कंजप्शन उल्टा हो जाएगा। उपभोग कितना होने लगेगा? 17 से 20 होने लगेगा। समझ गए? अब देखो, यानी पहले जो व्यक्ति 17 चीजें लेता था वो 20 लेने लगा। कितना ज्यादा लेने लगा? तो आप कहोगे मेरे दोस्त 3 ज्यादा लेने लगा, 3 यूनिट ज्यादा लेने लगा। मेरे अकॉर्डिंग 3 यूनिट ज्यादा ले रहा है, लेकिन सवाल में कहा है कि 272 में 2 किलोग्राम अधिक ले रहा है, तो सवाल में 2 किलोग्राम अधिक ले रहा है। ठीक है, तो 3 यूनिट का मान 2 किलो है, तो बच्चे 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3 केजी हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करोगे आगे? अब इन्होंने कहा है तो नमक, नमक की घटी हुई कीमत बता दो। जब वो घटी हुई कीमत थी तो कितना खरीद रहा था? 20 यूनिट खरीद रहा था, तो 20 यूनिट से गुणा कर दो। 1 यूनिट का मान 2/3 है, तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 40/3 हो जाएगा। 40/3 केजी खरीद रहा है। और ये जो खरीद रहा वो कितने रुपए में खरीद रहा है? 272 में। तो 272 में खरीद रहा है, कितना? 40/3, बटे का 3 ऊपर चला जाएगा। इसी को कर लो भैया। देखो 4 से काट लो इसको 10 बार में, 4 से काट लो इसको कितनी बार में? 4 छिंग 24 बचा 3, 4 अट्ठे 32। और आपने देखा कि 68 तिया कितना होता है? 60 तिया 180 होता है, और 8 तिया 24 हो जाएगा। तो 180 में 24 जोड़ोगे तो 204 हो जाएगा। 68 तिया 204 बच्चे, और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 20.40, यानी 20 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम नमक की कीमत आ गई। ठीक है, कर लोगे। बहुत ही प्यारा सवाल था। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 14 कह रहा है कि एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से फेल हो गई, लेकिन सुनीता 40% पाई और वह उत्तीर्ण अंकों से 56 अधिक पा गई। तो पूछा अब उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए? बहुत प्यारा सवाल है। जब भी ऐसा सवाल बने मेरे दोस्त, तो आप पहले परसेंटेज का अंतर ले लेना, फिर अंकों का अंतर ले लेना। परसेंटेज का अंतर कितना है? 41 और 40% में डिफरेंस कितना है? 9%। 9% है कि नहीं? बराबर में फिर अंकों का अंतर ले लेना। देखो 16 अंकों से फेल हुई, मतलब 16 कम मिले, तो माइनस का 16, 16 और जोड़ना पड़ेगा तो प्लस 16 करना पड़ेगा। और 56 अधिक मिले तो इसमें से घटाना पड़ेगा माइनस का 56। अब ध्यान देना, अब यहां से 56 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 56 और 16 72 हो जाएगा।
ये हो गया तो 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1% बराबर 8 अंक है। तो बच्चे अब इसको 31% अंक मिले हैं, तो 31% बराबर कितना हो जाएगा, 31 गुणे 8 हो जाएगा। 30/240 होता है, 31/248 हो जाएगा। यानी 248 अंक 31% का मान है। अब वो 248 पाई तो थी, लेकिन फिर भी 16 नंबर कम पाई थी पास होने में, तो 16 नंबर इसमें और जोड़ लोगे। 16 अंक वो कम पाई थी, तो 16 अंक और जोड़ लोगे, तो 264 नंबर कम से कम पासिंग मार्क के लिए चाहिए उसको। कितने अंक, 264। बी ऑप्शन आपका सही है। कर लोगे। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 15 क्या कहता है दोस्त, एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल को बराबर रखने के लिए चौड़ाई में होने वाली कमी का प्रतिशत बताइए। बच्चे आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। एल फॉर लंबाई, लंबाई में क्या किया गया, 15% की वृद्धि। 15% का मतलब क्या होता, 3/20, मतलब पहले लंबाई 20 थी, 3 की वृद्धि करके इसको 23 कर दिया गया। तो चौड़ाई यानी विड्थ में क्या करना पड़ेगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अगर क्षेत्रफल बराबर रखना है, तो अगर लंबाई 20 से 23 हुई मेरे दोस्त, तो हमें चौड़ाई क्या करना पड़ेगा, 23 से 20 करना पड़ेगा, तभी क्षेत्रफल बराबर होगा। यही करना पड़ेगा। तो कितना कमी करना पड़ रहा है, 23 में 20 बना देना है, यानी 3 की कमी करना पड़ रहा है, किसमें, 23 में, और इंटू में क्या कर देंगे, 100। आप देखिए 300/23 हो गया। 300/23 का मतलब 23 एक कम 23, बचा 7, 70 हो गया। 23 तिया 69, 13 से कौन सा सही है, 13 से केवल एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो 13.04% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी चौड़ाई में, तब जाकर के इस आयत का क्षेत्रफल बराबर रहेगा। कर लोगे ना, बहुत ही प्यारा सवाल। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 16 मेरे दोस्त क्या कहता है कि राम 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन प्राप्त करता है और इससे अधिक पर 4% कमीशन प्राप्त करता है। यदि अपना कमीशन निकालने के बाद वह 31,100 रुपये कंपनी में जमा करता है, तो कुल बेची गई कीमत। बच्चे बहुत ही प्यारा सवाल है। अब देखिए क्या है, एक चीज बताइए, अगर मैं कहूं कि वो देखो टोटल 4%, क्योंकि 31,000 जमा किया है, तो जाहिर सी बात है वो 4% पर बेचा होगा, 4% कमीशन पाया होगा। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है दोस्त, 100% होती है। 100% कुल बिक्री उसने की है। अब इसमें से 4% कमीशन उसका निकाल दें, अगर हम इसमें से 4% कमीशन निकाल दें, तो उसने बेचा कितना, 96%। ठीक है। अब ये जो 96% बेचा है, ये इक्वल है कितना जमा किया है कंपनी में, 31,100 के। लेकिन बच्चे कुछ वैल्यू ऐसी है जिसपे 1% भी अलग से मिला होगा, क्योंकि कहीं वह 5% भी पाया है। तो 5 4 से कितना अधिक है, 1%। तो मेरे दोस्त मैं 10,000 का 1% निकालूंगा, तो आप सबको पता है कि 100 आएगा। 10,000 का 1% 100 आएगा, यानी 31,100 रुपये वो जमा किया था, लेकिन 100 रुपये और जमा हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 31,200 रुपये हो जाएंगे जमा। तो ये वैल्यू 96% जो बची है, वो 31,200 के बराबर है। तो बच्चे मैं इसको क्या करूंगा, 24 से काट लूंगा, 24 चौका 96, और 24 से इसको भी काटूंगा, 24 एक कम 24, 7 आया, 24 तिया 72, यानी 4% का मान बच्चे 1,300 रुपए के बराबर है। तो बच्चे कुल बिक्री उसकी 100% मानी थी हमने, तो 4 को 100 बनाना है, तो 25 का गुणा करेंगे, तो ये 100 बन गया। 100% बन गया कि नहीं बन गया। अगर इधर 25 का किए हो, तो राइट हैंड साइड भी 25 का कर दो। देखो 25 शून्य शून्य, 25 शून्य शून्य, 25 तिया 75 के 5 कैरी गया 7, 25 एकम 25, 7 32, यानी कुल बिक्री उसकी कितनी रही होगी, 32,500। कहां पर है, सी ऑप्शन में है। कर लोगे ना, प्यारा सवाल था ना। चलो अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि एक वर्ष की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 8,50,000 थी। पहले वर्ष में 12 प्रति हजार की दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई और अगले वर्ष 1% की दर से कमी आ गई।
तो 2 वर्षों के अंत में जनसंख्या। बहुत प्यारा सवाल है बच्चे। सब 12 प्रति हजार, मतलब इसका फ्रैक्शन बना लो। 12 घटी है कितने पर? 1000 पर। तो 12/1000 को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से समझिए। 4 से काटेंगे 3 बार और 4 से काटेंगे 250 बार। 3/250। 12 प्रति हजार का फ्रैक्शन मान है 3/250, याद रखिएगा। अब देखिए, करिए सवाल को। ठीक है, देखो शुरुआत में कितनी थी? शुरुआत में 8,50,000 थी, ये थी। इनटू पहले वर्ष क्या हुआ है, ये फ्रैक्शन बन गया, इतने की कमी आई है, इतने की वृद्धि हुई। तो 250 में 3 की वृद्धि मतलब 253। कितना आ गया? 253 बटे क्या आ गया? 250 आ गया। और इनटू दूसरे साल 1% की कमी आई है, और 1% का मतलब 1/100। 1% का मतलब 1/100। 100 में 1 की कमी मतलब 99/100 हो गई। बस इसी को हल करना है, आंसर मिल जाएगा आपका। अब ध्यान दो, अब एक बच्चा क्या करेगा, इसको हल करने में लग जाएगा। मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मेरा आंसर 99 का मल्टीपल होगा। अब 99 का मतलब क्या है? 11 × 9, यानी मेरा आंसर 11 का भी मल्टीपल होगा, 9 का भी। यानी जो संख्या 11 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, वही आंसर होगा। अब देखो, 9 से कटने का मतलब संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो पहले देख लो पहला ऑप्शन, 5 1 6 6 2 8 8 5 13 13 8 21, 9 से नहीं कट रहा है। दूसरा देखो, 8 4 12 12 3 15 15 2 17 17 5 22 22 8 30, 9 से नहीं कट रहा है। तीसरा देखो, 9 8 17 17 5 23 23 5 28 28 8 36, तीसरा ऑप्शन कट रहा है, मतलब यही आंसर है। बस डायरेक्ट आप पे जाएंगे, बच्चे गुणा करने से बच जाएंगे। तो कभी भी आप स्मार्ट अप्रोच के साथ सवाल को हल किया करो, तभी आप उन बच्चों को बीट कर पाओगे जो आपसे अच्छे हैं। ठीक है, हाँ। और जीडी में 1 ही घंटे का टाइम है, तो बच्चे टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है। कुछ बच्चे कहते हैं मुझे सवाल तो आ रहा था लेकिन टाइम ना मिल पाने की वजह से मैंने छोड़ दिया। तो वो टाइम क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट करने की तरकीब नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं पता आपको टाइम मैनेजमेंट। तो जो सवाल आपको आ रहे हैं, जहां पे टाइम बच रहा है, उसे बचाइए आप। ठीक है, चलो सवाल नंबर 18 देखो। कहता है एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष में 0.2% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 0.4% बढ़ गई, और किसी बीमारी के कारण तीसरे वर्ष यह 0.4% फिर से घट गई। तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी यदि पहले वर्ष की शुरुआत में इसकी जनसंख्या 2000 थी? अब एक बच्चा क्या करेगा, इस सवाल को हल करने बैठ जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव लगाएगा, रेशियो लगाएगा, और कम से कम 5 से 7 मिनट लेगा, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। लेकिन मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि एक बार जनसंख्या में 0.2% की वृद्धि हुई है, लेकिन एक बार 0.4% की वृद्धि हुई है, और एक बार 0.4% की कमी भी हुई है। तो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा सोच लेता हूं कि 0.4% एक बार घटी थी और 0.4% एक बार बढ़ी थी, तो इसको घटने बढ़ने से कोई फायदा होगा नहीं। क्योंकि अगर मैंने आपको 4 रुपए दिए और फिर बाद में 4 रुपए ले लिए, तो आपको मैंने कुछ दिए, आप कहोगे सर नहीं आपने तो कुछ नहीं दिया, जो दिया था वो ले लिया। तो मिला जुला करके क्या हुआ है, 0.2% की अप्रॉक्स लगभग में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो बच्चे आप सबको पता है, डायरेक्ट हम क्या निकाल लेंगे, 2000 का 0.2%, यानी 2000 का 100.2%। बस यही निकाल लेंगे, लगभग में आंसर आएगा, बता रहा हूं। इसके इर्द गिर्द जो आएगा वही आंसर होगा। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये दशमलव हट गया, 1 जीरो से दशमलव, 1000 2 दूनी 2004 हो गया। अब जो इसके इर्द गिर्द है वही आंसर है। 2004 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, 2% पूरा लिया है, 0.2% पूरा लिया, क्योंकि जब आप सक्सेसिव निकालते तो ये 0.2 से भी थोड़ा सा कम होता। तो बच्चे यहाँ से 2000 के बिल्कुल पास, यानी 2003 रुपये 97 पैसे है, बिल्कुल पास, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इस तरीके से आप करोगे, सवाल जल्दी कर पाओगे। यहाँ लगाने नहीं बैठना, क्योंकि एग्जामिनर आपका ये नहीं देख रहा है कि आपने किस तरीके से सवाल हल किया। एग्जामिनर केवल ये देख रहा है कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया। तो बच्चे, आपको अभी भी मैं बता रहा हूं कि आप एक स्मार्ट तरीका अपनाओ और बच्चों से आगे जाओ। चलो अगला सवाल देखो। ये रहा अगला सवाल। रेशमा अपनी आय का 84% खर्च करती है। यदि उसकी बचत यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और बचत में 40% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, 84% खर्च करती है, मतलब रेशमा 100 रुपए कमाती होगी, 84 खर्च करती है, तो बचाती कितना होगी? 16 रुपए, क्योंकि 100 में से 84 घटाएंगे, 16 रुपए बचाती होगी। ये बच्चे आय हो गई, और ये हो गया खर्च, और ये हो गई बचत। तीनों चीज मैंने लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब ध्यान दो, कह रहा है कि आय में 30%, कभी भी 100 पे जितना परसेंट बोले उतना ही बढ़ाना। तो आय में 30% की वृद्धि हुई, 130 हो गई, ठीक है। और क्या हुआ है? बचत में 40%, 16 का 40% कितना होगा? 16 चौक 64 होगा, यानी 6 रुपए 40 पैसे होगा। डायरेक्ट 16 चौक 64 ऐसे गुणा करोगे और एक अंक बाद दशमलव लगा दोगे, तो 6 रुपए 40 पैसे होगा। इसमें क्या हुआ? 6 रुपए 40% 40 पैसा बढ़ गया, तो ये 22 रुपए 40 पैसा हो गया। ये 22.4 हो गया। बच्चे ध्यान से समझना, 130 रुपए कमाता था और बचत कितनी कर लिया? 22 रुपए 40 पैसे की। तो खर्च कितना किया होगा? खर्च कितना? 130 में से ये घटा लो। अगर मैं इसमें 60 पैसे और जोड़ दूं तो ये 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 107 रुपए और 60 पैसे ये खर्च कर रहा होगा। ये तो पहले उसका खर्च 84 था और अब कितना हो गया? 160 रुपए 60 पैसे हो गया। तो 16 उधर और 7 इधर, 16 7 23, तो खर्च बढ़ा कितना? 23 रुपया 60 पैसा बढ़ा। किस पे बढ़ा है? 84 पर। और इंटू में कर लोगे 100। ये देखो, एक जीरो से दशमलव चला गया, 4 से काटोगे 21 बार, 4 से इसको काटोगे तो 4 पंजे 20, 4 नवा 36, 59 बार। बस। अब मिला जुला करके क्या आ गया? 590 है और बटे में 21 आ गया। 21 से काटोगे इसको, कितनी बार कटेगा? देखो, सवाल थोड़े कैलकुलेटिव जरूर हैं, लेकिन इनसे बचना नहीं आपको। देखो, 21 से काटोगे कितनी बार कटेगा? तो 21 से काटोगे बच्चे तो आप कहोगे 21 दूना 42, 2 बार गया, कितना बचा? 18। 21 वट्ठे 168। अब 28 से आंसर है, और 28 के बिल्कुल पास आंसर होगा तो ये है, ठीक है, 28.1%, यानी बी ऑप्शन। कर लोगे? चलो अगला प्रश्न देखो। मानव की व्यय मानव का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और बचत में 64% की, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की कमी होगी या वृद्धि होगी, ये बताना। तो कोई बात नहीं, देखो यहां पर आय लिख लेता हूं, यहां पर व्यय लिख लेता हूं यानी खर्च, और यहां पर बचत लिख लेता हूं। ध्यान से समझना, कह रहा है कि मानव का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। बचत अगर वो 100 का कर रहा होगा तो व्यय इससे 200 ज्यादा है, मतलब ये 300 है। तो बच्चे, अगर 300 खर्च कर रहा है, 100 रुपए बचा रहा है, तो कमा कितना रहा होगा? 400 रुपए कमा रहा होगा। अब हुआ यूं कि 18% इसमें बढ़ोतरी हो गई, तो 400 का 18%, जब किसी भी वैल्यू का आपको डिजिट में निकालना हो परसेंट, तो आप 2 जीरो हटा के बाकी संख्या से गुणा कर दो। देखो 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। यहाँ पे ये 72 हो गया, मतलब अब उसकी आय कितनी हो गई? 472 रुपए हो गई। और क्या कह रहा है? बचत में 64% की वृद्धि, तो इसकी 64% कितना होता है? 64 होता है, यानी डायरेक्ट इसमें 64। अब उसकी बचत कितने होने लगी? 164 रुपया होने लगी, ठीक है। तो बच्चे, कमा रहा है 472, बचा रहा है 164, तो खर्च कितना कर रहा होगा? इसमें से ये घटा लो, 12 में से 4 जाए 8, और ये बचा 6, 6 में से 6 जाए 0, और 4 में से 1 जाए 3, 308 रुपए बचा रहा होगा, ठीक है। पहले 300 बचा रहा था,
सॉरी, पहले 300 रुपए खर्च कर रहा था, अब 308 खर्च करने लगा, तो खर्च कितना बढ़ गया उसका? आप कहोगे 8 रुपए। किस पर बढ़ गया? 300 पे। और इंटू में करोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 8/3 का मतलब 3 दूनी 6, 2 बार पूरा गया और ऊपर आया 2, नीचे आया 3, 2 सही 2/3 कहाँ पर है? तो आप कहोगे डी ऑप्शन में है। कर लोगे? अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 21 क्या कहता है दोस्त, कि दो पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। पार्टी डी ने आर द्वारा प्राप्त कुल मतों से 12% अधिक मत प्राप्त किए। आर जितना भी प्राप्त किया था उससे डी ने 12% अधिक प्राप्त किए। यदि पार्टी को 1,76,000 वोट मिले तो वो कितने मत से चुनाव में हारा, ये बताना। कोई बात नहीं, एक डी है भैया, एक आर है। अब एक चीज बताना, इसने साफ साफ कहा है कि डी ने पार्टी आर द्वारा कुल मतों से 12% अधिक पाया। तो मेरे दोस्त, अगर आर x% पाया है तो डी इससे 12 ज्यादा पाया है, x+12 पाया है। यही तो है, यही सवाल ने कहा है। आप कहोगे बिल्कुल। एक चीज बताओ, कुल वोट अपने आप में होंगे कितने? 100%। तो इन दोनों को जोड़ के कितना परसेंट होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो यहां से 2x और +12 का मान बच्चे 100 है, तो आप नहीं बता दोगे कि 2x का मान, ये 12 इधर जाके 100 में से घटेगा तो 88 होगा और x का मान बच्चे 44 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ये पाया है 56% और ये पाया है 44%। ठीक है, तो कितने से हारा? हारा कितने से? 56% पाया है डी और 44% पाया है आर। तो बच्चे, अगर मैं कहूं कि आर कितना कम पाया है? 12%। अगर या तो ये पूछूं कि डी कितने परसेंट से जीता, तो 12% से, दोनों में 12 आएगा। अब ये चीज आप याद रखिएगा। तो आर को मिले हैं 44% वोट, लेकिन यहां पर आर कितना पाया है? 1,76,000 वोट पाया है। तो 44 का 4 गुना होता है 176। तो 1% का मतलब हो जाएगा 4,000। अब 1% का मतलब 4,000 वोट हो जाएगा। अब आर 12% वोटों से हारा है, तो 12 चौक का कितना हो जाएगा? 48,000 हो जाएगा। 48,000 वोटों से हारा है, कहां पर है? ए में है। कर लोगे? अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट। देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 82% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें 4% जो वोट हैं वो अवैध पाए गए। तो विजेता उम्मीदवार को 1,08,240 मत मिले, जो कि वैध मतों के 55% थे। तो मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है। बहुत ही प्यारा सवाल है। मैंने मान लिया मतदाताओं की कुल संख्या x यूनिट है। अब इसमें क्या है, 82%, ये x का केवल 82% लोगों ने मतदान किया, तो मैं यहाँ पे इसका 82% कर लिया। अब कह रहा है इसमें से भी 4% वोट को अवैध कर दिया गया, तो ये अपने आप में 100 है, ये अपने आप में बच्चे 100 है। 100 में से 4% अवैध कर दिया गया, तो वैध कितना बचा? आप कहोगे 96%। तो ये बच्चे कुल वैध वोटों की संख्या है। अब कह रहा है कि जीतने वाला इसका 55% पाया, तो ये टोटल वैध वोट है। अब इसका 55% भी निकाल लो, ये लो 55% इसका। ये कौन पाया है? जीतने वाला। अब जीतने वाला पाया कितना? तो आप कहोगे 1,08,240 ये पाया है, तो ये बराबर होगा इसके। अब देखो, 24 से काट लो, पहले 96 है, 24 चौक का 96 और 24 से इधर काटोगे तो 24 चौक का 96, बचा कितना? 12, 120, 24 पंजे 120, 24 से कम, ये 4510 बार में पूरा कट जाएगा। अब किससे काटोगे? 11 से काट लो। देखो, 11 पंजे 55 और 11 चौक 44 और 11 कम 11, ये 410 बार में कट जाएगा। देखो, 82 से काट लो, 82 पंजे होता है 410, 5 से ये देखो 5 खत्म, ऊपर बचा केवल बच्चे क्या? ऊपर बचा केवल आपका 4। तो 4x इज इक्वल टू, ये 6 जीरो आगे लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए 4 जीरो। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 से इसको काटो, 4 से ये 25 बार में कटा और आगे लग गए 4 जीरो, 1 2 3 4,
यानी 2,50,000 आ जाएगा। कहां पर है 2,50,000? तो आप कहेंगे डी ऑप्शन में। तो कुल पड़े मतों की संख्या कितनी रही होगी? 2,50,000। यही आपके सवाल का जवाब है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है दोस्त? 23 कहता है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए, ठीक है, वैध, और कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध कर दिया गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है बच्चे, ध्यान दो इस बात को। क्या ध्यान दोगे? ये देख लो। अब कुल जो पड़े वोट हैं वो कितने हैं? 5,60,000 है, ये पड़े हैं वोट। अब इसमें से क्या हुआ, 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो डले कितने होंगे? कोई भी चीज अपने आप में 100 रहती है, अगर 20 को हटा दिया गया तो 80% डले होंगे, 80 लिख लो, ठीक है। और क्या कह रहा है कि ये कुल कुल वैध मत है और इसका 75% उसे मिला है, तो इसका भी 75% निकाल लो भैया, ये लो। बस हो गया कि नहीं हो गया? ये देखो, 1 जीरो और ये 2 जीरो और ये 4 जीरो नीचे हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो ऊपर है, खत्म। अब ध्यान से देखो क्या करोगे। 75 है, 75 गुणे 8 है, तो 75 वट्ठे कितना होता है? 600 होता है। 600 का गुणा करना है, इसमें बड़ा ही आसान है। पहले तो 3 जीरो लगा लो, देखो। अब 6 का गुणा 56 में कर दो, तो 6 छिंग 36 के 6 कैरी गया 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 3,36,000 आपके सवाल का जवाब हो गया। तो कुल जो है वैध वोटों की संख्या कितनी आ गई? 3,36,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। कर लोगे? प्यारा सवाल था ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, ये रहा सवाल नंबर 24। क्या कहता है बच्चे? कहता है कि 2021 में एक क्रिकेट टीम ने 225 मैचों में 80% मैच जीतना चाहती है। अब बच्चे डायरेक्ट आप बता दो कि 225 कुल मैच हैं जिसमें वो 80% जीतना चाहती है, तो 225 का 80% निकाल लो। अब 80% का मतलब 4/5 होता है, इतना फालतू क्यों लिखोगे? 5 से काटो ये 45 बार में, और 45 चौक का कितना होता है? 180। यानी वो 225 में से 180 मैच को जीतना चाहती है। बात को समझना। आगे कह रहा है पहले खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता दर 70%। अब डायरेक्ट 120 का 70% निकालोगे तो मेरे दोस्त 12 सत्ते 84 हो जाएगा। 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 84, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अगर यहाँ 120 का 12 70% सफलता दर मतलब 120 का 70% कितना? मैंने कहा ना 12 सत्ते कितना हो गया? 84। यहाँ से 84 उसने कर लिया है लक्ष्य को तय, 84 लक्ष्य को तय कर लिया है। तो अब 180 को जीतना था, जिसमें से 84 वो जीत चुका है। 180 में से 84 घटा देंगे तो अभी और कितने लक्ष्य तक जाना है? अभी 96 लक्ष्य और अचीव करना है। और ये 96 लक्ष्य जो अचीव करना है, अब शेष मैच कितने बचे हैं? टोटल मैच बच्चे 225 थे, टोटल मैच 225 थे, जिसमें से 120 मैच आपने यहाँ खेल लिया, तो बचे कितने? 105 मैच। 105 मैचों में ये आपको 96 लक्ष्य को अचीव करना है, यही चीज है। आप कहोगे बिल्कुल, तो कुछ नहीं करना है, 96 लक्ष्य को अचीव करना है किसमें? 105 में, और परसेंट बनाना है तो 100 से गुणा। अब देखो 5 से काटोगे 21 बार, 5 से काटोगे 20 बार, और कुछ कट पिट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 96 दूना कितना होता है? 192, यानी 1920/21 हो गया। कर लो, देखो 21 बट्ठे 21 नवा में 189 हो गया, 9 बार गया, ठीक है। बचा कितना? 3 और 0 30 हो गया, 21 एकम 21 हो गया। बचा कितना? 9। 9/21 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/7। तो 91 सही 3/7%। कहां पर है भैया? सी ऑप्शन में। बहुत प्यारा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 90 प्रश्नों में 66 सही 666% की सही उत्तर दिया है। अब 66 सही 66% का मतलब क्या होता है? 2/3 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 66 सही 666, ये 2/3 के बराबर होता है, और 33.33 1/3 के बराबर होता है। ये उसका डबल है बच्चे,
बस इतना याद रखना। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही देने होंगे। ठीक है, अब एक चीज बताओ, 140 प्रश्न में से 90 प्रश्न उसने सही कर दिया। अब 90 का अगर मैं 2/3 निकालूं तो 3 से ये 30 बार में और ये 60, यानी 90 में से उसने 60 का जवाब जो है ये सही दे दिया। 60 उसके क्या हो गए, राइट हो गए। 60 राइट हो गए। बात को समझिए आप। अब यहां से एक चीज और आती है सामने, क्या आती है कि अगर मैं 140 का 60% निकाल लूं, क्योंकि 60% सही गए हैं इसमें, 60 अभी अभी हमने निकाला, तो 140 का अगर 60% निकालोगे बच्चे, तो आप सबको पता है 14 छिंग 84 आएगा। कितना आएगा, 84 आएगा। यानी अब टोटल उसको 84 सही करने थे, जिसमें से उसने 60 सही कर दिए, तो अभी और उसको कितने सही करने हैं। अगर मैं कहूं टोटल आपको 84 प्रश्न सही करने थे, जिसमें से 60 आपने कर दिया, तो अब बचे कितने करने हैं, 24 करने हैं। किसमें 24 करने हैं, तो आप कहोगे बच्चे बचे हुए 50%। अब 140 में से 90 प्रश्न आपने हल कर दिया, तो शेष कितने प्रश्न बचे हैं, 140 में से 90 घटा दोगे, शेष 50 प्रश्नों में, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। बच्चे 50 से इसको काटोगे 2 बार, और 24 दूना कितना हो गया, 48। यानी अभी आपको 48% प्रश्नों का उत्तर देना है, तब जाकर के आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 26। एक कक्षा में 60% लड़के और शेष लड़कियां हैं। बच्चे टोटल जो लोग होते हैं वो 100% होते हैं। अब यहां से आपने देखा कि टोटल 100% लोग थे। अब इसमें 2 लोग हैं, कौन, एक बच्चे बॉयज हैं और एक कौन है, गर्ल्स हैं। एक कौन है, गर्ल्स हैं। अब बॉयज कितने हैं, बॉयज नहीं दिया इन्होंने, लेकिन ये बताया है, अच्छा 60% लड़के हैं। अगर मैं कहूं बॉयज 60% हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 40%, क्योंकि 100 और 40 ही तो होता है, 60 और 40 ही तो 100 होता है। अब 60% लड़के हो गए, 40% लड़कियां हो गई। आगे पढ़ो, कह रहा है कि यदि एक परीक्षा में 40% लड़के और 70% लड़कियां पास होती हैं, 40% पास हो गए, तो 60 का 60% फेल हुए होंगे, यानी 6 छिंग 36 लड़के। फेलियर लड़के कितने हैं, 36 हो गए। और कह रहा है कि लड़कियां 70%, अगर 40 का 70% पास हुई हैं, तो 30% फेल हुई होंगी। अब 40 का 30%, मैंने बोला जीरो हटा के बाकी संख्या का गुणा, तो 4 3 12 लड़कियां क्या हुई होंगी, फेल हुई होंगी। मेरे अकॉर्डिंग 12% लड़कियां फेल हुई हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितनी फेल हुई हैं, 42 फेल हुई हैं। 12 का मान कितना है बच्चे, 42 है। ये 42 जो है ये 12 का मान है, और हमें निकालना किसका है, अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या निकालनी है। तो अनुत्तीर्ण लड़के कितने हैं, 36 हैं। तो 12 से मैंने 36 को काटा 3 बार में, और 42 गुणे 3 करेंगे, तो अनुत्तीर्ण लड़के कितने हैं बच्चे, 126 हैं। कितने लड़के फेल हो गए, 126 लड़के फेल हो गए, और यही आपके सवाल का जवाब है। सवाल नंबर 27 देख लो। सवाल नंबर 27 देख लो भैया, क्या कहता है, विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर, 7% परिवहन पर खर्च करता है। तो बच्चे कुल खर्च कितना किया, देखो 42 ये, 16 ये, तो सबको जोड़ डालो। 42 10 52 6 58, 58 10 68 1 69, 69 7 कितना हो गया, 76। टोटल बच्चे 100% कमाया होगा, 100% में वो खर्च कितना कर दिया, 76%। तो बचाया कितना होगा, 24% उसकी राशि शेष बची होगी, यही ना। आगे देखो क्या है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए उसने साहूकार से 12,000 उधार लिया। अगर बच्चे मैं कहूं कि आप 18,000 आपको खर्च करना है, आपको 18,000 किसी को देना है, आप किसी और से 12,000 ले रहे हो, इसका मतलब केवल आपकी जेब में कितने रुपए थे, 6,000 थे। तभी तो आप 18 देना था और 12 किसी और से लिए। हमारे अकॉर्डिंग कितने बचे हैं, 24% बचे हैं उसकी जेब में सब खर्चे के बाद, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 6,000 ही बचे हैं। तो 12 24% 6,000 रुपए के बराबर है।
बात को समझना। अब हमें पूछा क्या है, मासिक आय, तो उसकी मासिक आय बच्चे 100% है। तो देखो 6 से पहले इसको काट लो, 6 से इसको काटोगे 4 बार में, 6 से इसको काटोगे 1000 बार में, यानी 4% का मान 1000 है। 100 का मान निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड 25 का गुणा करोगे, तो राइट हैंड साइड भी 25 का करोगे। बच्चे 25 का 1000 में कर देंगे तो उसकी मासिक आय कितनी आ जाएगी, 25,000 रुपए। कहां पर है, डी ऑप्शन में। बहुत ही प्यारा सवाल था और मुझे नहीं लगता कि इससे इजी कोई मेथड होगा, बहुत ही आसान है। चलो सवाल नंबर 28 देख लो। कह रहा है कि अंगूर में 33 सही 1/3% पानी है, जबकि किशमिश में 16 सही 2/3% पानी है। तो 180 किलोग्राम किशमिश प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम अंगूरों की आवश्यकता होगी। बहुत प्यारा सवाल है। अब एक चीज बताइए, चाहे अंगूर हो चाहे किशमिश हो, पानी तो अलग अलग है इसमें पानी की मात्रा, लेकिन गूदा तो बराबर होगा, पल्प जो है वो बराबर होगा दोनों जगह। तो एक चीज बताइए, अगर मैं बात करूं अंगूर में गूदे की मात्रा, तो आप सबको पता है कि 100% दोनों चीजें मिलके 100% है। अंगूर में पानी और गूदा मिला के दोनों 100% अपने आप में। अब इस 100% में से बच्चे, इस 100% में से अगर 100 में से मैं 33 सही 1/3 पानी वाला परसेंट हटा लूं, ये टोटल अपने आप में 100% है जिसमें गूदा पानी दोनों था। इसमें से 33 सही 1/3% हटा लिया मैंने, तो आपका 66 सही 2/3 बचेगा। कितना बचेगा, 66 सही 2/3 बचेगा। जब आप इसमें से 33 सही 1/3 हटाओगे तो 66 सही 2/3 बचेगा। और 66 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 होता है बच्चे, 2/3। ये कौन है, ये अंगूर है बच्चे, याद रखना। अब अगर मैं बात कर लूं किशमिश की, तो यहां पर किशमिश भी अपने आप में 100% होगी। 100% कुल थी पानी और गूदा मिला के। अब इसमें से क्या है, 16 सही 2/3% पानी है। तो अगर मैं 16 सही 2/3% इसमें से घटा लूं 100 में से, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चा, तो मुझे मिलेगा, आपको पता है कि 83 मिलेगा, क्योंकि देखो 100 में से 16 जाएगा 84, लेकिन 84 में से भी 2/3 घटा है, तो यानी 83 दशमलव, मुझे 83 सही 1/3 मिलेगा। और ये क्या हो गया बच्चे, ये आपका हो गया किशमिश में गूदे की मात्रा। और 83 सही 1/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/6 लिख सकता हूँ, 5/6 लिख सकता हूँ। अब बात को समझो, तो किशमिश में ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी हो जाएगी, 180 केजी हमें टोटल चाहिए। अब इसमें गूदा कितना निकलेगा वो देख लो, 180 का 5/6 निकाल लो, क्योंकि किशमिश में ठोस की मात्रा 5/6 है। तो 180 का 5/6 निकाल लोगे तो आपको 6 से ये 30 बार में कटेगा और 30 पंजे हो जाएगा 150। यहां से 150 केजी क्या हो जाएगा, किशमिश हो जाएगी। ये चीज समझ गए। लेकिन उसने हमसे किशमिश नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा है कितने किलोग्राम अंगूरों की जरूरत पड़ेगी। अंगूर में ठोस कितना था, गूदा कितना था, 2/3 था, 2/3 था ना। तो अब देखिए 2/3, और मान लिया मैंने कि जी अंगूरों की जरूरत पड़ेगी, मान लिया मैंने इसमें जी अंगूरों की जरूरत पड़ेगी, और बराबर हो गया दोनों मिला के कितना, 150 केजी हो गया। बस ये जी है, ये आप लोग 9 मत समझना है। अब देखिए 3 यहां से जाकर के उधर गुणा कर लेगा, ये 3 जाकर के यहां गुणा कर लेगा, और ये 2 से काटेंगे इसको कितना, ये 75 बार में, और 75 गुणे 3 कर लेंगे तो जी बराबर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। हाँ, यानी अंगूर कितने लगेंगे, 225 किलोग्राम लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, थोड़ा सा सवाल टफ था, क्योंकि इसमें आप लोगों का रेशियो कई सारा बन रहा है, इसलिए ये टफ था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि एक शहर की जनसंख्या जो है 42% प्रति व्यक्ति चाय पीना, एक शहर में 42% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, और 47% क्या पसंद करते हैं, कॉफी पीना पसंद करते हैं। 15% दोनों पीना पसंद करते हैं। तो बच्चे कुछ नहीं है, देखो इसमें वेन डायग्राम बनेगा, तो आप क्या करोगे, 2 सर्कल बना लोगे, एक सर्कल
और ये 2 सर्कल। ये मैंने 2 सर्कल बना लिया। अब देखो क्या है, एक तरफ लिख लो चाय, यहां लिख लो टी फॉर टी हो गया, और यहां लिख लो सी फॉर कॉफी हो गया। ये चाय वाले हैं, ये कॉफी वाले हैं। अब इसने कहा क्या है वो देख लो। अब इसने कहा है बच्चे, बात को समझना, कि 42% चाय पीते हैं। यहां है 42% और यहां है 47%। ये 47% है, और बीच में जो होते हैं दोनों घेरों में कौन आ रहा है, तो 15% आ रहा है दोनों में। अब ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं कि 42 ये लोग हैं और इसमें से 15 दोनों करते हैं, तो 42 में से 15 घटाऊंगा, यानी 27% वो होंगे जो केवल चाय पीते होंगे। ठीक है। अब 47% कॉफी वाले हैं, जिसमें से 15 दोनों हैं, तो 47 में से 15 घटाऊंगा तो केवल कॉफी वाले कितने होंगे, 7 में से 5 जाए 2 और 4 में से, यानी 32% ऐसे होंगे जो केवल कॉफी पी रहे होंगे। ये भी चीज समझ में आ गई आप लोगों के। आगे देखिए क्या है, तो 27 लोग ऐसे हैं जो चाय पी रहे हैं, और 32 लोग ऐसे हैं जो कॉफी पी रहे हैं, और 15 लोग ऐसे हैं जो दोनों पी रहे हैं। तो 27, 15, 32 तीनों को जोड़ लेंगे, कितना आ गया, 2, 7, 9, 5, 14 के 4, और 3, 1, 4, 2, 6 और 1, 7, यानी 74 लोग 100 में से 74% ऐसे लोग हैं जो दोनों पी रहे हैं, कुछ ना कुछ पी रहे हैं। तो बच्चे टोटल परसेंट 100 रहा होगा। 100 में से अगर 74 लोग कुछ ना कुछ पी रहे हैं, तो जो बचे हुए 26 लोग हैं, 26% लोग हैं, ये कुछ नहीं ले रहे हैं, ना तो चाय ले रहे हैं, ना तो कॉफी ले रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग 26 ऐसे हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 780 व्यक्ति ना तो चाय लेते हैं ना तो कॉफी। तो 26 का मान कितना हो गया, 780 हो गया। तो 1% बराबर 26 या 78, मतलब 30 लोग हो गया। 1% बराबर 30 लोग हो गया बच्चे। तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है तो बताइए कि सिर्फ चाय पीने वाले कितने हैं। तो शहर की कुल जनसंख्या और चाय पीने वाले, तो सबसे पहले कुल जनसंख्या कितनी थी, कुल जनसंख्या बच्चे 100% थी। अगर 1% इतना है तो 100% कितना, 2 जीरो आगे लगा दो 30 के, मतलब 3000 लोग कुल थे, और 3000 कहां पर है, केवल और केवल बी ऑप्शन में है। तो डायरेक्ट आप निकाल लोगे कि बी ऑप्शन आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग ये कहोगे सर ये भी बता दो चाय पीने वाले कितने हैं। तो चाय पीने वाले 3000 कुल हैं, इसमें से चाय पीने वाले 27 हैं, तो 3000 का 27 निकालोगे तो 810 आएगा। 27 या 81 होता है। कर लोगे ना, आसान क्वेश्चन है। तो बच्चे ये था आज का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। 1-2 प्रश्न ऐसे थे, जैसे पिछला क्वेश्चन था 28वां, ये थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा टफ था। तो ये टफ सबके लिए था, मेरे लिए नहीं बच्चे। ठीक है। तो मुझे पता है कैलकुलेशन ज्यादा थी उसमें, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सारे सवाल इजी थे। ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।